सॉफ्टबैंक के सीईओ ने अपनी संपत्ति को कई गुना करने का एक नया तरीका खोजा था। भले ही उसकी नेटवर्थ 4.3 बिलियन डॉलर थी, लेकिन वे इससे संतुष्ट नहीं थे। एक दिन एक युवा लड़का उनके ऑफिस आता है। इन्वेस्टर उसका स्वागत करता है और कहता है कि फोन पर हमने इसके बारे में पहले बात की थी, चलिए इसे आगे बढ़ाते हैं। युवा लड़का कहता है कि उसने पहले ही बताया था कि वह इस डील में दिलचस्पी नहीं रखता है। इन्वेस्टर कहता है कि हर किसी की एक कीमत होती है। मेरे डील को ठुकराने से पहले मैं तुम्हारी मैनेजमेंट फीस को दोगुना कर देता हूँ। मेरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो 3 बिलियन डॉलर का होगा और इसे मैनेज करने के लिए तुम्हें इसका 4% मिलेगा। इसके अलावा तुम्हें नेट प्रॉफिट का 30% परफॉर्मेंस फीस के रूप में मिलेगा। यह सुनकर युवा लड़का कहता है, सर मैं अपने बेडरूम में बैठकर ट्रेड करता हूँ, मुझे दुनिया में क्या चल रहा है इसकी कोई खबर नहीं होती है। मैं आपके जैसे अनुभवी इन्वेस्टर के लिए पोर्टफोलियो मैनेज नहीं कर सकता हूँ। आपके पोर्टफोलियो के बारे में सलाह देना मेरे लिए मुश्किल होगा। मैंने अपनी ट्रेडिंग स्टाइल खुद डिजाइन की है और मैं किसी और के विचारों से प्रभावित नहीं होना चाहता हूँ। मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ। युवा लड़का सिर झुकाकर आदरपूर्वक ऑफिस छोड़ने लगता है। इन्वेस्टर उसके पीछे चिल्लाता है, इसे ठुकराकर तुम पूरी जिंदगी पछताओगे। 5 मार्च 1978, इचिकाबा, चिबा, जापान। यही वह दिन था जब बीएनएफ का जन्म हुआ, लेकिन उसने अपना ज्यादातर शुरुआती जीवन ओसाका, जापान में बिताया। 1998, उम्र 20 साल। जेब में $33 और आंखों में फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना लिए बीएनएफ कॉलेज की पढ़ाई में व्यस्त था। वह अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढ रहा था। दिन गुजर रहे थे, जिंदगी आगे बढ़ रही थी। 1999 में जापान के NHK टीवी नेटवर्क ने एक 4 पार्ट्स की सीरीज लॉन्च की, जिसका नाम था द मनी रिवॉल्यूशन, और पहले एपिसोड का टाइटल था द मैन हु लॉस्ट $50 मिलियन इन अ डे। यह एपिसोड लेजेंडरी हेज फंड मैनेजर विक्टर नीडरहॉफर की बायोग्राफी पर आधारित थी। विक्टर एक साहसी और वाइल्ड स्पेकुलेटर थे जो 2 बार इंडेक्स फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करके अपना अकाउंट ब्लो कर चुके थे। इस सीरीज को देखकर बीएनएफ को अपने जीवन का मकसद मिला। वह इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाए गए ट्रेडिंग और लाइफस्टाइल से बहुत प्रभावित हुआ। अब उसने नीडर होकर विक्टर की तरह बनने का फैसला कर लिया। इसलिए उसने अपना ट्रेडिंग नाम बीएनएफ चुना। यह ट्रेडिंग का खेल और उससे आने वाला थ्रिल और फ्रीडम ही था जिसे बीएनएफ हमेशा से चाहता था। वह विक्टर की तरह अमीर घर में पैदा नहीं हुआ था। इस समय बीएनएफ कॉलेज का एक ब्रोक स्टूडेंट था। उसे पता था कि ट्रेडिंग शुरू करने के लिए उसे केवल पैसे कमाने और बचाने की जरूरत नहीं थी, बल्कि उससे भी ज्यादा कुछ सीखना था। बीएनएफ ने कॉलेज के बाद पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन की। हफ्ते के दिनों में नाइट शिफ्ट और वीकेंड्स में डे शिफ्ट। इसके अलावा उसने अपने खर्चों में कटौती की और जितना संभव हो उतना बचत करने लगा। साल 2000, उम्र 22 साल। 2 सालों तक पार्ट टाइम जॉब करते हुए और चार्ट्स का अध्ययन करते हुए बीएनएफ ने अपने ट्रेडिंग करियर का सामना करने का निर्णय लिया। अब तक उसने कुल $13,600 जमा कर लिए थे। युवा, भूखा और अनुशासित बीएनएफ बहुत ही सावधानी से ट्रेड कर रहा था, लेकिन जिस बाजार में उसने कदम रखा था वह बुरी तरह से अनफॉरगिविंग था, एक बियर मार्केट। 2 साल तक चार्ट्स का अध्ययन करने के बाद भी बीएनएफ को शुरुआत में लॉसेस सहने पड़े। बीएनएफ को बियर मार्केट में पैसे कमाना ज्यादा इजी लगता था कंपेयर टू बुल मार्केट, क्योंकि उसकी कॉन्ट्रेरियन ट्रेडिंग वाली टेक्निक काम करने लग गई थी। कॉन्ट्रेरियन ट्रेडिंग का मतलब होता है मार्केट सेंटीमेंट के अगेंस्ट जाना। अगर मार्केट का सेंटीमेंट निगेटिव है तो बाय करना, अगर मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है तो सेल करना। दिसंबर 2005, उम्र 27 साल। जापानी स्टॉक्स मार्केट में एक और सुबह मार्केट धीरे धीरे बढ़ रहा था। पिछले कुछ वर्षों में नए टेक कंपनियों की लिस्टिंग हुई थी। ट्रेडर्स अगली यूनिकॉर्न कंपनी और नए मल्टी बैगर स्टॉक की तलाश में थे। इस सुबह ट्रेडर्स के लिए खास थी। जेकॉम होल्डिंग्स आज इमर्जिंग मार्केट सेगमेंट में लिस्ट होने जा रहा था। जैसे ही जेकॉम जापानीज स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ, हर तरफ अफरा तफरी मच गई, क्योंकि एक ह्यूमन एरर की वजह से उसमें मिस प्राइसिंग होकर काफी सस्ते दामों में शेयर लिस्ट हो गई थी। एक शेयर जो 6,10,000 येन पर लिस्ट होना था, उसकी जगह सिर्फ 1 येन पर 6,10,000 शेयर लिस्ट हो गए थे। बीएनएफ की नजर जैसे ही इस पर पड़ी, उसने जेकॉम के 7,100 शेयर्स एकदम से सस्ते दामों में तुरंत खरीद लिए और उसने अपना 50% कैपिटल सिर्फ इसी एक ट्रेड में लगा दिया। मार्केट में इतना ज्यादा पैनिक क्रिएट हो गया था कि जेकॉम के प्रमोटर्स खुद शेयर्स खरीदने लग गए थे और मार्केट बंद होने से पहले शेयर्स के प्राइस रॉकेट की तरह भाग चुके थे। सारे ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक करने लगे थे,
लेकिन BNF ने सिर्फ 1100 शेयर बेचे और एक कैलकुलेटेड रिस्क लेके 6000 शेयर को ओवरनाइट के लिए होल्ड कर लिया। और अगले दिन जब मार्केट खुली तो BNF ने करीब 150 करोड़ सिर्फ एक सिंगल ट्रेड से कमा लिए थे। और इसी ट्रेड के बाद BNF बन गया था जापान का सबसे फेमस दी जैकब मैन। लेकिन फिर 2008 में BNF ने एक और बड़ा दांव खेला, जिसमें उन्होंने लेहमैन ब्रदर्स के स्टॉक को क्रैश में उठाने का सोचा और वह ट्रेड इतना गलत पड़ा कि BNF ने करीब 80 करोड़ रुपए उस सिंगल ट्रेड में खो दिए। और फिर उन्होंने फैसला किया कि वे कभी भी US मार्केट में ट्रेड नहीं करेंगे एंड सिर्फ जापानीज मार्केट पर फोकस करेंगे। ट्रेडिंग से मिलियंस कमाने के बाद भी BNF ने एक सिंपल लाइफस्टाइल जीना प्रेफर किया। आपको इंटरनेट पर ज्यादा फोटोज या इंटरव्यूज BNF को देखने के नहीं मिलेंगे। अपने अपार्टमेंट के छोटे से कमरे में रेमन खाते हुए ट्रेड करना उनका पसंदीदा काम है। तो ये थी फेमस ट्रेडर BNF की स्टोरी। और अगर आप भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो आने वाले हैं।